आप लोग का स्वागत है राहुल रासो के यूट्यूब चैनल। और इसमें हम आपको स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से लॉ का लेक्चर, जो कि होने वाला है सीए फाउंडेशन की बच्चे लोग भी देख सकते हैं। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे लॉ का बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन कितने लोग को देखे लॉ तो पढ़ लेते हैं लेकिन उनको बेसिक ही नहीं पता होता है। तो हमारा मेनली हार्डली 3 से 4 लेक्चर हम लोग का चलेगा, क्या सिर्फ बेसिक के, और इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बेसिक में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपने बारे में थोड़ा सा बता दें। तो मेरा नाम है राहुल रासो और हम लॉ और इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। तो व्हाट इज लॉ? लॉ होता क्या? सबसे पहले ये समझ लेते हैं लॉ होता क्या है। इट इज द सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन। ये क्या है? सेट है, रूल एंड रेगुलेशन का सेट है। एक कर देते हैं सेट। सेट करने के मतलब ये रूल ऑफ रेगुलेशन का सेट है, रूल एंड रेगुलेशन का सेट है। क्या रूल है क्या रेगुलेशन, उसका सेट है जो कि इंपोज करता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इंपोज करता है किस पर? जो कॉमन पीपल पे। जैसे हम लोग क्या है, कॉमन पीपल हो गए, कॉमन पीपल पे क्या इंपोज करता है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। किस लिए? ताकि उसको जस्टिस मिल सके। इट इज द, एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा डेफिनेशन। इट इज द सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन। रूल एंड रेगुलेशन का सेट है जो कि इंपोज करता है गवर्नमेंट ऑन कॉमन पीपल। कॉमन पीपल पर इंपोज करता है किस लिए? ताकि उसको जस्टिस मिल सके। ठीक है, रूल एंड रेगुलेशन। जैसे गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट रूल बनाई, गवर्नमेंट रूल बनाई। ओके, रूल एंड रेगुलेशन किस लिए? हम लोग के लिए, हम लोग के लिए ना बनाती है। और किस लिए? ताकि हम लोग को जस्टिस मिल सके। एक एग्जांपल लेना चाहेंगे, जैसे कि आपका एक बाइक है, वो क्या हो गया, चोरी हो गया। तो एक उसके लिए रूल बना के रखिए। सबसे पहले क्या आपको पुलिस स्टेशन पे जाना होगा, एफआईआर करवाना होगा। किस लिए? ताकि हम लोग कॉमन पीपल का कुछ नुकसान हो जाए तो उसके लिए पुलिस बैठे हुए, और पुलिस क्या करेगी, उसको जिस तरह से रूल एंड रेगुलेशन है उससे फॉलो करते हुए आपके बैग को ढूंढेगी। ठीक है, तो वो क्या हुआ, जस्टिस पाना। ठीक है, तो एक तरह का ये हो गया सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन। इंपोज करता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करता है? इंपोज करता है, हम लोग पे इंपोज कर रहा है कॉमन पीपल पे, ताकि हम लोग को जस्टिस मिल सके। ये 4 पिलर हो गया। 4 पिलर पे ये पूरा लॉ खड़ा है। सबसे पहले रूल एंड रेगुलेशन। दूसरा किस पे इंपोज करती है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इंपोज किस पे करती है? कॉमन पीपल। किस लिए? ताकि जस्टिस आने के लिए। ये 4 पॉइंट आप समझ लीजिएगा तो आपका लॉ का डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। अब बात करते हैं व्हाट क्या है लॉ। ठीक है, क्या है? सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, नजर आ रहा होगा। इट इज द सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन। ये सेट है क्या? रूल एंड रेगुलेशन का। कौन फ्रेम करता है? गवर्नमेंट फ्रेम करता है। अब किसके लिए फ्रेम करता है? कॉमन पीपल के लिए, हम लोग जैसे पीपल के लिए क्या करता है? वो फ्रेम करता है। किस लिए फ्रेम करता है? ताकि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ताकि उसको जस्टिस मिल सके। ठीक है, तो ये हमारा लॉ का डेफिनेशन होगा। ये पूरा हार्डली 4 पिलर पर आप लोग का पूरा लॉ का डेफिनेशन खड़ी है। ठीक है, अब थोड़ा सा हिस्ट्री का बात कर लेते हैं। लॉ आया कहां से, कहां को जाएगा, इसके बारे में सबसे बात करते हैं। हिस्ट्री ऑफ लॉ। हिस्ट्री ऑफ लॉ की बात करें तो इंडियन लॉ क्या, इंडियन लॉ का बात करें तो वो भी क्या, मतलब कैसे बना, कहां से आया, सबसे पहले ये देखते हैं। ये सबसे पहले इंग्लैंड से हमारे जो बताए हैं कि जो हम लोग को लॉ जो बना है वो हमारा कितना मिलता जुलता इंग्लैंड के है। इंग्लैंड से बिल्कुल मिलता जुलता इंडियन लॉ है। तो हम लोग को जब हमारा इंडिया जब 1947 में आजाद हुआ था, उसके बाद जो भीमराव अम्बेडकर और उनके पार्टी लोग को दिया गया था, उनके कम्युनिटी लोग को बैठा के कि आप क्या बनाओ, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करो। तो इतना इजी नहीं था कि कुछ में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर देगा जिसके वजह से हम लोग को लॉ बनता। मैं आगे सब समझाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, सब चीज आपको समझ में आएगा। पहले हिस्ट्री ऑफ लॉ समझ लीजिए क्या है। तो हिस्ट्री ऑफ लॉ में क्या हुआ था, पिछले जब जाइए 1947 के अंदर, तो 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ। उसके पहले किसने बनाया था? भीमराव अम्बेडकर बनाए थे। तो एक बात बताइए, इतना जल्दी उन लोगों को ड्राफ्ट कर देना इतना इजी नहीं था। तो इंग्लैंड को क्या करे, इंस्पायर नॉट कॉपी, इस इंस्पायर। हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि वहां कॉपी कर ली, यहाँ को कॉपी कर ली। नहीं, कॉपी करना दूसरा बात होता है, इंस्पायर है, उससे हमको अच्छा लगा तो उसका चीज हम लोग क्या कर लिए, अडॉप्ट कर लिए। तो इंग्लैंड का लॉ को हम लोग मेनली बेस मान के क्या किए, इंडियन लॉ को ड्राफ्ट करते हैं। ठीक है, इतना लोग तो सब लोग मानते हैं कि ठीक है इंग्लैंड का लॉ है, हमारा मिलता जुलता लॉ है। लेकिन एक बात बताइए, इंग्लैंड में क्या सोच के लॉ बनाया होगा उसके पहले से? जब 16th सेंचुरी का बात करें तो 16th सेंचुरी से ही रोमन लॉ चल रहा था। तो इंग्लैंड के अंदर भी वो भी आजाद नहीं था। उसके बाद भी 18th सेंचुरी में उन लोग को मिला, तो उन लोग का अपना ड्राफ्ट हुआ। उनका लॉ कब ड्राफ्ट हुआ था? 18th सेंचुरी में। लेकिन उसके पहले भी एक रोमन लॉ था। रोमन लॉ इंग्लैंड में क्या कर दिया, इंग्लैंड वाला अपना लॉ जो बनाया है वो रोमन लॉ से बनाया है। रोमन लॉ से अपना इंपोज करके उन्होंने अपना एक लॉ ड्राफ्ट किया। वो 16th सेंचुरी में रोमन लॉ बना था। तो ऐसा बोल सकते हैं कि बिल्कुल हूबहू रोमन लॉ का सेम जैसा लॉ है, वैसा इंडिया का भी लॉ है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लैंड का मतलब ऐसा बोलिए कि इंग्लैंड ने
इंस्पायर होके इंग्लैंड का इंस्पायर होके इंडिया अपना लॉ बनाया। और इंग्लैंड कहां से लॉ बनाया? रोमन लॉ का देखते हुए। ऐसा हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम लोग इंडियन लॉ में जो आपको एग्जांपल देते हैं कैसे आप लोग का सिमिलरी लॉ है, देखिए बताते हैं। जैसे कि आप लोग नेगोशिएबल बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, तो अकाउंट्स में बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने पढ़ा होगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आप लोग जानते हैं 3 दिन का ग्रेस दिया जाता है। वो हार्डली क्यों 3 दिन का ग्रेस दिया जाता है, 4 दिन 1 सप्ताह का क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि उसके कारण पीछे का कारण ये है, क्योंकि इंग्लैंड में ऐसा बोला जाता था कि आपको क्रेडिट पीरियड 3 दिन का दिया जाता है, इसलिए ग्रेस डे 3 दिन का माना गया है। जो इंग्लैंड ने अडॉप्ट किया 3 दिन का ग्रेस, वही हम लोग सेम अडॉप्ट करके चल रहे 3 दिन का ग्रेस बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर। यही एग्जाम्पल है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि रोमन लॉ क्या है, इंडियन लॉ से मिलता जुलता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। या इंग्लैंड लॉ का मिलता जुलता इंडियन लॉ है, ऐसा भी बोल सकते हैं। मतलब ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, ऐसा बोल सकते हैं। ए इज इक्वल टू सी, वही सेम चीज हुआ। हिस्ट्री ऑफ लॉ हम देख लिए कि हिस्ट्री ऑफ लॉ में क्या हुआ था, हम लोग इंग्लैंड से इंस्पायर थे। इंग्लैंड कहां से इंस्पायर था? रोमन से इंस्पायर था। और रोमन का ऐसा बोल सकते हैं कि रोमन लॉ कहां से? इंडियन लॉ का से मिलता जुलता। चलिए, ये चीज हमारा क्या हो गया? हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री के बाद हम आगे बढ़ते हैं कि व्हाई सबसे बड़ा मुद्दा आता है। सबसे पहले व्हाट देखें कि होता क्या है, उससे हिस्ट्री जाने। अब जानेंगे व्हाई लॉ इज मेड, क्यों लॉ बनाया जाता है। लॉ बनाया जाता है क्या देखते हुए लॉ बनाया जाता है? ऐसे ही नहीं तो हम लोग को क्या बैठे हुए थे आराम से, नहीं नहीं चलो आज लॉ बना देते हैं, ऐसा तो नहीं। हम लोग को कुछ ना कुछ तो रहा होगा जिसकी वजह से हमको लॉ बनाने की जरूरत पड़ गया। तो क्या था जिसकी वजह से हम लोग को लॉ बनाना पड़ता है हर चीज का? देखिए, इसका हम लोग मेनली जो दिखे हैं हमारे डेफिनेशन, एक बार आप लोग गौर करेंगे और तो जूम कर देते हैं। वाई लॉ इज मेड, क्यों लॉ बनाया जाता है, एक बार इसका पढ़िएगा आप लोग डेफिनेशन। द लॉ इज नॉट मेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सेक, मतलब ऐसे ही मजे मजे में नहीं बना दिए हैं। द सिचुएशन डिमांड ऑफ लॉ, जैसे सिचुएशन डिमांड किया वैसा हम लोग को लॉ बनाना पड़ा। डीज ऑफ द हिस्ट्री बिहाइंड ऑफ एवरी लॉ के पीछे क्या कुछ ना कुछ हिस्ट्री है जिसके वजह से हम लोग को लॉ बनाना। फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ कम्स टू कॉन्सिक्वेंस द हिस्ट्री कॉन्सिक्वेंसेस फ्रॉम दी हिस्ट्री। कुछ हिस्ट्री आपको बताया है, यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी। बहुत लोग नाम सुने होंगे, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ क्या था, उसके अंदर क्या था हुआ था, उसके बारे में आप लोग कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। तो आप लोग को चलिए बता देते हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी जब हुआ तब उसके बेसिस पर लॉ बनाया गया। आपको जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, पहले के जगह मतलब आदि मानव थे लोग, वहां पर क्या था, पहले लोग उतना लॉ नहीं बनाया जाता था। क्यों नहीं बनाया जाता? क्योंकि गाड़ी मोटर नहीं था, इसलिए वहां पर लॉ नहीं बनाया जाता। जैसे जैसे आदि मानव क्या हुए, विकसित होते गए, तो चलना स्टार्ट किए रोड पर चलना स्टार्ट, बैलगाड़ी आया तो बैलगाड़ी से कम बैल अपना दिमाग यूज करके इधर उधर चल लेता था। लेकिन लेकिन आदमी के पास तो दिमाग नहीं होता है। मोटर कार आया, तो मोटर कार आया तो उसके बाद क्या हुआ, देखिए गवर्नमेंट के एक्सीडेंट होने लगा, सब जगह एक्सीडेंट होने लगा। उसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या बना दिया, मोटर व्हीकल एक्ट। आप लोग दिखाते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 गवर्नमेंट को लाना पड़ गया, क्योंकि अमेंडमेंट होते रहता है, ठीक है ना, नहीं सोचना। मोटर व्हीकल एक्ट बना। तो मोटर व्हीकल एक्ट में होता क्या था, मैं आपको बता देता हूँ। मोटर व्हीकल एक्ट जैसे आया कब, 1988 में आया। तो गवर्नमेंट को जब लगा कि नहीं इसके पीछे का लॉ बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा रोड पे एक्सीडेंट हो रही है, आप इधर गाड़ी चला रहे हो उधर जाके ठोक दिए, किसी को मार दिए, कोई इसे हो गया, ये सब बहुत प्रॉब्लम आने लगा, बहुत इससे एक्सीडेंट बढ़ने लगा। तो गवर्नमेंट को लगा नहीं इसके पीछे हमको कुछ करना चाहिए। कुछ करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने लॉ बनाया। लॉ क्या बनाया, 1988 में उन्होंने लॉ बनाया, मोटर व्हीकल एक्ट। अब समझ में आ रहा, सबसे पहले क्या था सिचुएशन, उसके बाद उन्होंने लॉ बनाया। सिचुएशन क्या राइज हुआ कि यहाँ पर देखा सब एक्सीडेंट होने लगा रोड को, तो बोला कि नहीं इसके पीछे क्या बनाना चाहिए, कुछ रूल बनाना चाहिए, ट्रैफिक रूल बनाना चाहिए। आप लोग जितना भी आप लोग लाइसेंस बनाने जाते हैं, कहीं भी आप रोड पे चलते हैं, वो चीज जो बोलते हैं ना ट्रांसपोर्ट एक्ट में, नहीं वो ट्रांसपोर्ट नहीं, मोटर व्हीकल एक्ट में वैसा दिया हुआ, जो कि रेड है तो रुक जाना है, ठीक है, ग्रीन है तो चल जाना है, ठीक। तो ये सब चीज कहाँ इस पर एक्सप्लेन किया गया है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में एक्सप्लेन किया गया। तो यही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो उसी को देखते हुए हम लोग बेस मानते हुए उसी को फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आया समझ में? सबसे पहले हम लोग ये बताएं कि सिचुएशन क्या आया। सिचुएशन आया, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होने लगा, सब होने लगा, तो हम लोग क्या होने लगे, डैमेज लोगों को पहुंचने लगा, डैमेज होने लगा, तो हम लोग क्या बनाए, लॉ बनाए। ठीक है, तो लॉ ऐसे ही नहीं बनाया गया, लॉ सिचुएशन क्रिएट किया कि सिचुएशन में ऐसा हुआ, तो हम लोग को लॉ बनाने की जरूरत पड़ गया। ठीक है, तो एक दूसरा एग्जांपल आपको देना चाहेंगे भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में। भोपाल गैस ट्रेजेडी में हुआ क्या था, एक चीज आपको हम दिखाना चाहेंगे, आप लोग खुद समझ जाइएगा भोपाल गैस ट्रेजेडी में हुआ क्या था। भोपाल के गुनाहगारों और लोकतंत्र की आंखों में धूल झोंकने वाले नेता और न ही किसी का खून तरह का औद्योगिक आतंकवाद था जिसमें राजनेता शामिल थे, अमीर उद्योगपति है। मैं भोपाल गैस त्रासदी की बात कर रहा हूं, जो एक तरह का देखिए समझ में आएगा जिसमें भोपाल गैस ट्रेजेडी में हुआ क्या था। अमीर उद्योगपति शामिल थे और हमारे देश के सरकारी अफसर और सरकारी मशीनरी भी इसी आतंकवाद का हिस्सा बन गई थी। आज से ठीक 32 साल पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में औद्योगिक आतंकवाद की सबसे बड़ी घटना हुई थी। इस औद्योगिक आतंकवाद में न तो हथियार चले थे और न ही किसी का खून बहा था, लेकिन फिर भी भोपाल की सड़कों पर लाशों के ढेर बिछ गए थे। अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड का कारखाना उस रात एक मर्डर करने वाली मशीन में बदल गया था। आज यूनियन कार्बाइड का वीरान कारखाना औद्योगिक आतंकवाद का सबसे बड़ा सबूत बनकर भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों का मजाक उड़ा रहा है। हजारों लोगों का कातिल यूनियन कार्बाइड का चेयरमैन वॉरेन एंडरसन भ्रष्ट राजनेताओं और अफसरों की मदद से लचर कानून व्यवस्था का फायदा उठाकर पहले भोपाल से भागा, भोपाल से गया, फिर भारत से और आखिर में वो दुनिया से भी चला गया, लेकिन हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए और हमारा कानून और हमारे राजनेता उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। उस रात भोपाल की हवा में घुला जहर अब उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन 32 साल बाद भोपाल की चौथी पीढ़ी भी आप लोग देख रहे हैं ना कैसा हो रहा है, आतंकवाद के नतीजे भुगत रही है। भोपाल गैस त्रासदी को औद्योगिक जगत का हिरोशिमा नागासाकी परमाणु बम कांड भी कहा जाता है, लेकिन हम जोर देकर यह कहना चाहते हैं कि यह घटना त्रासदी, हादसा या फिर लापरवाही नहीं थी, बल्कि यह सीधे सीधे औद्योगिक आतंकवाद था। भोपाल के हमारे कई दर्शक भी इस हादसे के पीड़ित रहे हैं, इसलिए आज हम चाहते हैं कि उनकी बेचैनी देश में रहने वाले हर शख्स के मन में पैदा होनी चाहिए। भोपाल गैस त्रासदी यानी औद्योगिक आतंकवाद की पीड़ा सिर्फ वही लोग समझते हैं जिन्होंने इस हादसे में अपने किसी करीबी को खोया या फिर जिनके करीबी लोग हादसे में बचने के बाद भी एक जिंदा लाश बनकर रह गए। लेकिन हम चाहते हैं कि भोपाल के सीने में 32 साल से पल रहे इस दर्द को देश के हर हिस्से में रहने वाला हर भारतीय नागरिक आज महसूस करे। इसलिए आज हम भ्रष्टाचार की मोटी चादर ओढ़कर सो जाने वाली सरकारी मशीनरी, राजनेताओं और अफसरशाहों के मुंह पर सच्चाई का ठंडा पानी डालकर उन्हें नींद से जगाने वाला एक डीएनए टेस्ट करेंगे। भ्रष्टाचारियों, भोपाल के गुनाहगारों और लोकतंत्र की आंखों में धूल झोंकने वाले नेताओं की मोटी चमड़ी को खुरचने वाला यह डीएनए टेस्ट आज आपको ध्यान से देखना चाहिए और आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ये समझ में आया क्या? देख रहे थे कैसे रातों रात कितना आदमी मर गया भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर, लेकिन उसके लिए हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि इसके लिए कोई लॉ ही नहीं बना हुआ था हमारे देश के अंदर। देश के अंदर कोई लॉ ही नहीं था। यदि कोई मार के चल जाता, किसी को डैमेज हो गया, कुछ ये हो रहा था, तो हम लोग इसके लिए, हम लोग को कोई जिम्मेदार कौन होगा, इसको कौन देखेगा? तो कोई देखने के लिए कोई होना चाहिए ना। के लिए हमारे पास कोई लॉ ही नहीं था। जब लॉ नहीं था तो हमारे पास सिचुएशन, तो जैसे ही सिचुएशन क्रिएट हुआ 1985 में इन्होंने लॉ बनाया। और ये भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुआ था आप लोग देखे होंगे। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था 1984 में। 1984 में हुआ और उसके बाद 1985 में उस पर झटाक से एकदम पूरा जल्दी में उन्होंने लॉ को ड्राफ्ट किया। तो सिचुएशन वैसा क्रिएट हुआ कि हमको लॉ बनाने का जरूरत पड़ गया। तो पहला सिचुएशन आया, फिर उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, हम लोग ने लॉ बनाया। तो सिचुएशन फर्स्ट, लॉ बाद में बनाया जाएगा। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गया। वैसे ही डॉरी सिस्टम हो गया। भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या होता,
वो जो एक जो जो होता है ना पेस्टिसाइड ये सब का, है ना, तो उसी का एक फैक्ट्री था, पेस्टिसाइड जो बनाने वाले कंपनी था, जिसके अंदर क्या हो रहा था ना कि साइनोमिथाइल जो बोलते हैं, है ना, तो वो साइनोमिथाइल में क्या होता है, एक बूंद भी पानी नहीं जाना चाहिए, एक बूंद भी पानी चल जाता है वो पूरा ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसी के अंदर आप लोग पूरा न्यूज देखो तो उसमें पता लगेगा क्या उसमें बताया कि उसके अंदर क्या हो रहा था, बहुत सारा घोटाला चल रहा था, जिसकी वजह से क्या होता, बाद में मरम्मत होना चाहिए, फैक्ट्री को देखना चाहिए कि सब सही है कि नहीं। वहां का पैप क्या हुआ था, लीक करने लगा था, लीक करने की वजह से क्या होता, पानी का और नीचे सेलेनाइड का था जो हो जाता, उसमें पानी लीक कर रहा था, वो सोच रहा था गलती से भी पैप जो होता है जंग लग के उससे पानी टपकने लगा था। तो ये चीज उसको देखना चाहिए था कि ऐसा हो नहीं रहा, क्या क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उसको इग्नोर किया जा रहा था, बहुत ही ज्यादा इग्नोर कर रहा था। इग्नोर करते 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 एक दिन क्या हुआ, अचानक से वो पैप जो हो गया फट गया, इसके अंदर एसोसेनाइड और पानी दोनों मिक्स हो गया। तो दोनों मिक्स होने की वजह से बहुत ज्यादा विस्फोट हुआ था, जो कि आज तक हम लोग को उसका भोपाल के अंदर दिखने को मिलता है, इसका असर आज तक दिखाई देता है। भोपाल गैस लीकेज डिजास्टर एक्ट 1985। यदि आज कोई भी ऐसा कोई घटना होता है, किसका प्रेफरेंस ले आता, भोपाल गैस ट्रेजेडी का प्रेफरेंस लेके हम लोग को बताया जाता है। अब उसी के अकॉर्डिंग क्या हुआ था नहीं हुआ था, उसी के अंदर आप लोग को जस्टिस मिलता है, जो भी हो। तो ये सब चीज कहाँ लिखा हुआ, भोपाल गैस ट्रेजेडी। अब हम लोग देखेंगे दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल लिखा है डॉरी को लेकर, डॉरी इन इंडिया। डॉरी इन इंडिया क्या है, डॉरी की सिस्टम क्या है, वो तो बहुत राजा पूर्वज के हिसाब से वो चलते आ रहा है, ऐसा थोड़ी है। डॉरी प्रोविजन एक्ट ये तो बाद में बनाया गया, बाद में बनाया गया, किस लिए, वो गवर्नमेंट को कुछ लगा तब वो बनाया गया, तो ऐसे ही नहीं बनाया गया था। तो डॉरी के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो डॉरी सिस्टम बहुत पुराना चलते आ रहा है, राजा के शासन से ही चलते आ रहा। राजा के समय ही से वो क्या कर रहे थे, जैसे कि कोई भी लड़के अपने शादी कर रहे थे, पहले तो वो घोड़ा जा रहा है, गधा भेज रहा है, वो सोना भेज रहा है, चांदी भेज रहा है, उसको डॉरी तो बहुत पुराना चीज है, ये सिर्फ तो नया चीज तो नहीं है। तो डॉरी सिस्टम जब गवर्नमेंट को लगा कि जब 1950 के बाद जब गवर्नमेंट को लगा कि ये इसके डॉरी की वजह से बहुत सारा डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, बहुत सारा घरेलू हिंसा हो रहा है, इसके वजह से हमारा सोसाइटी क्या हो रहा है, धीरे 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 इसके वजह से हमारा बर्बाद हो रहा है, एक समाज के लिए एक जहर बन के रह गया है डॉरी। तो इसको हटाने के लिए उन्होंने बोला कि एक्ट बनाना जरूरी है। उन्होंने एक्ट जब बनाना चाहा तो उन्होंने लगा दिया कि डॉरी देना मतलब डॉरी लेना और देना दोनों ही क्या है, हमारे लिए प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड मतलब क्या है, प्रोहिबिटेड मतलब ये हो गया क्या, मतलब प्रोविजन जो होता है ना कि ये चीज क्या है, इलीगल इलीगल प्रोविजन दोनों अलग अलग चीज होता है। प्रोहिबिटेड मतलब कि देना, ये कानून की तरफ से ये चीज सही नहीं है, उसको ऊपर रोक लगा दिया। प्रोहिबिट करना मतलब रोक देना, बिल्कुल रोक देना कि नहीं ये चीज नहीं हो सकता। तो डॉरी प्रोविजन एक्ट बनाया कि डॉरी देना और लेना दोनों ही कानून इसे नहीं मानता है। तो डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961 के अंदर बताया गया कि अपना दहेज लो ना दहेज दो। तो इसके अंदर डॉरी सिस्टम जब कब लगा गवर्नमेंट को, जब समाज के अंदर कुछ ऐसा कुछ दिक्कत होने लगा, घटनाएं होने लगे सोसाइटी में, तो गवर्नमेंट को लगा नहीं इसके पीछे का कानून बनाना चाहिए। कानून बनाने के लिए उन्होंने डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961 बना दिया। उसके बाद तीसरा जो बनाया गया टेररिज्म एक्ट। टेररिज्म एक्ट के बारे में बात करें, 2001 में टेररिज्म को लेकर के एक घटना जो हुई थी, जैसे कि आप लोग देखे होंगे टेररिज्म को लेकर, जैसे ताज होटल में ये सब में भी बहुत लोग घटना हुआ था। तो वो सब घटना को देखते हुए ना लगा कि नहीं, गवर्नमेंट को लगा कि नहीं इसके पीछे भी एक लॉ बनाना चाहिए। उन्होंने टेररिज्म पर फिर उन्होंने एक्ट बनाया। टेररिज्म का एक्ट कुछ इस तरह से बना था, क्योंकि वो बहुत पहले से चलता आ रहा है, टेररिज्म पर एक्ट बनना चाहिए, लेकिन उसके लिए का पॉलिटिशियन लोग जो है वो क्या कर रहे थे, बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे किया, और नहीं होना चाहिए। जैसे ही जब पार्लियामेंट पर हमला हुआ, जब गवर्नमेंट का उसको जो पार्लियामेंट में जो लोग थे उसको नींद टूटे, लगा कि नहीं अब बनाना बहुत जरूरी है, तो उन्होंने सिचुएशन लगा कि नहीं हमको बनाना बहुत जरूरी है, तब उन्होंने एक नया एक्ट बनाया, द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 उन्होंने ड्राफ्ट किया। तो ये हुआ टेररिज्म को लेकर के उन्होंने एक्ट बनाया, पहला सिचुएशन, फिर उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग क्या बनाना, लॉ बना दिया। ये हो गया प्रोविजन एक्ट, टेररिज्म को लेकर के उन्होंने एक्ट बनाया। तो आपको एग्जांपल देखिए, लॉ बनाया क्यों जाता है, सबसे पहले सिचुएशन आता है। एवरी लॉ बनाने के पीछे कुछ ना कुछ हिस्ट्री रहा होता है। हिस्ट्री क्या होता है, सिचुएशन से आता है। जैसा जैसा दिन आगे जा रहा है, तो आप देखिए आज के दिन में देख रहे हैं
साइबर क्राइम बहुत ज्यादा आ रहा है। पहले के रूप में तो 10 साल 20 साल पहले 20 साल पहले उतना साइबर क्राइम नहीं आता था, लेकिन आज इंटरनेट की दुनिया है, यहाँ पर साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया, तो उसके पीछे का लॉ तुरंत में बनाना पड़ गया। अब क्रिप्टो करेंसी को आप लोग देखिए, एक नया चीज आया है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी को लेकर के बहुत ज्यादा चीज आया है, उसके पीछे का अभी तक कोई लॉ नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट इसके पीछे का भी लॉ बना रही है, धीरे धीरे उसके लिए भी लॉ बना रही है कि यदि उसके पीछे का कुछ होता है तो क्या होगा। तो कैसे वो सिचुएशन पहले नहीं था तो नहीं था, नहीं लॉ बना, जब उसके सिचुएशन पड़ रहा है कि जरूरत पड़ रहा है कि नहीं वो चीज हमारे लिए जरूरी है, उसके पीछे का भी लॉ बनाना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए क्या होता है, पहला सिचुएशन, उसके बाद क्या होता है, उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, लॉ बनाता है। History behind the situation demand of the law, the situation behind demand of the law, जैसा सिचुएशन डिमांड करेगा वैसा लॉ बनेगा। ये हम लोग को बता दिया। सबसे पहले मोटर व्हीकल एक्ट का बताएं कि पहले मोटर व्हीकल एक्ट नहीं होता था, मोटर नहीं चलता था, तो मोटर व्हीकल एक्ट को वो जरूरी नहीं था। जब एक्सीडेंट होने लगा, जब लोग मरने लगे, जो रोड पर इधर उधर सबको मार के ठोक ठाक के जाने लगे, तो नहीं इसी वजह से होने लगा, तो उन्होंने क्या बनाया कि नहीं इसके पीछे का लॉ बनाना चाहिए, ट्रैफिक रूल होना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, राइट में जाना चाहिए, लेफ्ट में जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, नीचे जाना। तो सब चीज को देखते हुए उन्होंने एक लॉ को ड्राफ्ट कर दिया कि चलाने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, लाइसेंस के लिए आपको सीखना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, क्वालिफाई करो तब आपको एक लाइसेंस मिलेगा। वो चीज देखते हुए गवर्नमेंट सिचुएशन को देखा और सिचुएशन को देखकर उन्होंने लॉ बना दिया। वो कहां लिखा हुआ, द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंदर। फिर दूसरा है भोपाल का स्ट्रेटजी का एग्जांपल दिए, जब वहां पर ट्रेजेडी हुआ तो उस जगह वहां पर से लीकेज होके बहुत सारे लाखों लाखों को मार दिया, वो एक तरह का मर्डर हो गया, वो एक तरह का मर्डर माना गया। क्यों मर्डर, आप कोई भी आएंगे आप बाहर से और लोग को यहाँ पर मार के चल जाएंगे, उसके पीछे का कोई लॉ नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट को लगा अच्छा कोई भी आएगा, कोई यहाँ पर से मार के हम अपने देश वालों को मार के चला जाएगा, तो उसके पीछे कभी तो लॉ होना चाहिए ना, तो उन्हीं को देखते हुए लॉ उसने ड्राफ्ट किया, टेररिज्म एक्ट, जिसको बोलते हैं भोपाल गैस लीकेज स्ट्रेटजी के नाम से 1985 में, 1984 में हुआ, 1985 में लॉ बनकर तैयार हो गया। दूसरा फिर बताएं, तीसरा डॉरी को लेकर, डॉरी के लेकर बहुत सारे घरेलू हिंसा हो रहा था। हिंसा को देखते हुए गवर्नमेंट को लगा कि नहीं ये चीज बहुत हमारे समाज के लिए क्या है, एक तरह का ये बहुत ज्यादा हमारे लिए समाज के लिए जहर है, तो उन्होंने क्या कर दिया, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 को लेकर के आगे और उन्होंने बनाया। फिर टेररिज्म को देखा, बहुत ज्यादा अटैक होने लगे, सब मरने लगे, सबकी वजह से क्या हुआ, टेररिज्म एक्ट को बनाना पड़ गया, द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 में। जब पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो गवर्नमेंट को न्यूज टूटी कि अच्छा अब तो पार्लियामेंट तक आ गया, तो यहाँ तक भी हमला करने लगा, तो गवर्नमेंट कह रहा कि नहीं इसके पीछे का लॉ बनाना चाहिए, तो उन्होंने पास पहले सिचुएशन आया क्या, जब हमला हुआ तो डिमांड कब हुआ, अब उन्होंने लॉ बनाया। अब देखते हैं कितने तरह के लॉ होते हैं। मेनली हम लोग जानते हैं कि 4 तरह के लॉ होते हैं। सबसे पहले क्रिमिनल लॉ, दूसरा होता है सिविल, तीसरा होता है कॉमन, चौथा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल। सबके बारे में एक के बारे में जानेंगे। सबसे पहले क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ का क्या होता है, दिस इज द काइंड ऑफ लॉ ऑफ द पुलिस इन्फोर्स मर्डर, जैसे कि मर्डर कर देना, जैसे ये सब क्रिमिनल लॉ, किसी का किडनैपिंग कर लेना, तो ये सब चीज क्या हो गया ना, ये सब क्रिमिनल लॉ के अंदर आ गया। जैसे कि आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर अपना डिफिनेशन लिख दिए हैं, पुलिस इन्फोर्स, जहां पर पुलिस इन्फोर्स करती है, जैसे मर्डर हो गया, हो गया, कुछ भी हो गया इसके अंदर, इंक्लूडिंग विद द बाउंड्री जो क्रिमिनल, जो भी क्रिमिनल से क्रिमिनल के बेसिस से आता है, तो जैसे उसके लिए क्या आता है, आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। इसके अंदर आपको बताया गया सजा के बारे में बताया गया, यदि आप मर्डर करते हो तो आपको कितना सजा होना चाहिए, आप किडनैपिंग करते हो तो कितना सजा होना चाहिए, ये सब क्रिमिनल के लिए आता है, तो क्रिमिनल लॉ बनाया गया। क्या हम लोग को क्रिमिनल लॉ पढ़ना है, बिल्कुल नहीं, है ना। वो लोग जो एडवोकेट होते हैं, लॉयर होते हैं, उन लोगों के लिए किया गया है कि आपको क्रिमिनल लॉ पढ़ना, हम लोग को भी क्रिमिनल लॉ उतना नहीं पढ़ना, आईपीसी हम लोग को नहीं पढ़ना। तो हम लोग फिर भी जानेंगे, बेसिक उसके बारे में जानेंगे। आप लोग सुने होंगे धारा 420, है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, धारा 420 मतलब फ्रॉड का केस लगाया था, 420 फ्रॉड, है ना। तो वो एक सेक्शन है कि उसके अंदर आईपीसी 400 आईपीसी के तहत 420 के तहत आपको जेल होगा, ये होगा, ये होगा। तो ये सब हो गया आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। ये क्या पूरा ऑल ओवर इंडिया में लगता है, बिल्कुल ऑल ओवर इंडिया में। अब बात करेंगे क्या जम्मू एंड कश्मीर में लगता है, बिल्कुल लगता है। क्या जम्मू एंड कश्मीर क्या बाहर है। अब सर आप बात करेंगे 2017 से पहले का क्या होता था, जब 370 नहीं था, तो उस समय जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन पीनल कोड नहीं लगता था, उस समय लगता था रणवीर पीनल कोड। वो हीरो वाला रणवीर नहीं, वो दूसरा रणवीर, RANVIR, रणवीर पीनल कोड, जो कि जम्मू एंड कश्मीर पर सिर्फ लगता था, और ऑल ओवर पूरा ऑल ओवर स्टेट पे क्या लगता था, इंडियन पीनल कोड। लेकिन आज के डेट में ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर क्या लगता है, आईपीसी।
समझ में आया ना। तो आईपीसी क्या होता है, इसके अंदर क्रिमिनल सिविल आपको दिया गया है, सजा का प्रावधान कितना है, वो सब चीज आईपीसी में डिस्क्राइब किया गया। दूसरा बात करते हैं सिविल लॉ। Civil law is the system of the law is the concept with the private relation between the member and the community in the rather than the criminal, military and the regional affairs. Civil law deals with the marriage, divorce, family division, family dispute etc. आप लोगों को घरेलू हिंसा हो गया, जैसे कि आप लोग को देखते होंगे घर का, जैसे कि दो वाइफ हस्बैंड का लड़ाई हो गया, चाहे डिवोर्स हो गया, मैरिज कराना हो, डिवोर्स करना हो, ये सब चीज सिविल लॉ के अंदर आ जाता है। जैसे कि हिंदू के लिए हिंदू लॉ आता है, मुस्लिम के लिए मुस्लिम लॉ आता है। हिंदू है तो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि हिंदू लॉ में क्या बोलता है। तीन तलाक का बात करें, वो हिंदू मुस्लिम लॉ में लिखा गया कि 3 तलाक तक आप कर सकते हैं, लेकिन हिंदू लॉ में ये चीज नहीं कर सकता है। हिंदू लॉ में बताया गया कि शादी तब हो सकता है जब 7 फेरे लेंगे, मंगलसूत्र होगा, फिर साथ में क्या होगा, सिंदूर होगा, तब वो उन्होंने बोला शादी हो। लेकिन मुस्लिम में देखा गया 3 बार बोल दो कबूल है तो उन्होंने शादी हो। वो कहाँ लिखा हो गया है, मुस्लिम लॉ के अंदर लिखा है। हिंदू लॉ में कब शादी का बोला गया है, जब ये सब चीज, जब पूजा पाठ होगा, ये होगा वो होगा, समाज के साथ होगा, तब वो हिंदू लॉ बनेगा। हिंदू लॉ में अपना हिसाब से लिखा है, मुस्लिम लॉ में दो तरह का लॉ होता है। जैन के लिए वो भी कहां से आता है, हिंदू लॉ में ही आते हैं। मुस्लिम लॉ एक अलग सेपरेट लॉ, हिंदू लॉ अलग सेपरेट। अब डिवीजन का बात करें तो फैमिली के बीच में कैसा डिवीजन होगा, वो भी हिंदू लॉ में अलग लिखा हुआ, मुस्लिम लॉ में अलग लिखा हुआ है। बेटे बाप सबको से कैसे कैसे डिवीजन होगा, या फिर फैमिली डिस्प्यूट हुआ तो उसके साथ क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो सब चीज हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ के दोनों के लिए अलग अलग है। डिवोर्स कराना हो तो डिवोर्स के लिए क्या क्या प्रावधान है, कैसे करना चाहिए, वो हिंदू लॉ में डिस्क्राइब है, मुस्लिम के लिए मुस्लिम लॉ में डिस्क्राइब है। ठीक है, ये सब सिर्फ सिविल लॉ हो गया। रोजमर्रा जिंदगी में क्या होता है, आप लोग छोटा छोटा बात हो गया, डिस्प्यूट हो गया, ये सब हो गया, वो सब सिविल लॉ में होता है। आपका घर का आपस में ही लड़ाई कहीं पड़ोसी में हो गया, वो कहाँ जाएंगे, वो क्या आईपीसी में जाएंगे, उसको जेल हो जाएगा, नहीं। ये सब चीज कहाँ होता है, सिविल लॉ में होता है। तीसरा होता है कॉमन लॉ। कॉमन लॉ जो रोज के मर्रा जिंदगी में हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि ये फोन है, ये फोन हमको खरीदना, तो फोन खरीदना है तो आप दुकानदार के पास जाएंगे, दुकानदार आपको पैसा देगा, आप उससे तो रोज आप ये काम कर रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ सामान खरीद रहे हैं, किसी को सामान बेच रहे हैं, है ना। ये सब चीज क्या हो गया ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आ गया। जब आप उसके साथ क्या हो गया, एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये सब बताएंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में सब कुछ बात करेंगे। जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया, आपने किसी को पैसा दिया, नेगोशिएट कर दिया, चेक दिया, बाउंस हो गया, ये सब चीज क्या हो गया, वो सब कॉमन लॉ हो गया, जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग यूज करते हैं, उसे कहते हैं कॉमन लॉ। कॉमन लॉ इज यूज टू रेफर टू द लॉ डेवलप्ड थ्रू द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की डिसीजन के अकॉर्डिंग चलता है। सिचुएशन इन द कॉमन लॉ प्रोवाइड सम बैकग्राउंड इन द मीनिंग ऑफ द लीगल कॉन्सेप्ट। ये सब चीज आपको लिखा हुआ है ना, तो ये सब चीज आप पढ़ लीजिएगा। इसका एग्जांपल क्या हो गया, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉमन लॉ में हो गया। अब अभी आता है चौथा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मतलब क्या, ये बॉडी फ्रेम करता है कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। इसका एग्जांपल हो जाएगा, इसका एग्जांपल होगा इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट देखिए इस तरह से होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से उसको लॉ बनाया गया है। क्योंकि एक बताइए, टैक्स लेने का पावर किसको दिया गया, आपसे टैक्स लिया जा रहा है, गवर्नमेंट टैक्स ले रहा है, उसके बारे में तो कोई ना कोई बताया होगा ना। वो यहाँ लिखा हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ कि आपको टैक्स देना है, तो वो पावर आता कहाँ से कहाँ को आएगा, सब बताएंगे आपको। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पढ़ के सब कुछ आपको समझाने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में क्या आता है, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। जैसे कि आपके पास बहुत पैसा है, आप क्या कर रहे हो, आप इनकम टैक्स सही से पे नहीं कर रहे हो, आप इनकम टैक्स सही से पे नहीं कर रहे हो, तो एओ ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर, जिसको कहते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर, आता है आपके घर में, रेड मार देता है और आपके घर में जबरदस्ती घुस जाता है और इधर उधर तोड़ फोड़ तलाशी लेने स्टार्ट कर देता है। तो आप उसे बोलते हैं, ए क्या, कहाँ कहाँ घुसे आए, तो उससे बोल सकते हैं क्या, कहाँ आ गए आप लोग, क्या आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप मेरे घर में आइए, तोड़ फोड़ कीजिए, इधर उधर पीटिए, इधर उधर तोड़ दिए, पूरा सब कुछ बेड उड बिखरा दिए, सब कुछ दीवार वाल सब तोड़ दिए, तो आपको ये अधिकार किसने दिया कि मेरे घर में आप घुस जाओगे। असेसिंग ऑफिसर सोच रहा है बात तो सही है, हमको भी पता नहीं है अधिकार कहाँ से आया। तो फिर जाता है वो अपने सीनियर के पास, बोलता है सर आज मैंने रेड मारने गए थे, वहां रेड मारे तो उन्होंने हमको भगा दिया और बोला कि नहीं आपके पास पावर किसने दिया वो पूछ के आओ। तो पावर वही हम आपसे पूछने आए कि हम लोग को पावर कौन दिया है कि हम किसी के घर में घुस जाएंगे।
ये चीज जो पावर जो ड्राफ्ट हुआ वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से आता है, जो कि बेस ऑफ लॉ है। लॉ का बेस वही है, जो भी लॉ बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए बनाया जाता है कि इनकम टैक्स किसी के अंदर ऐसा इनकम टैक्स में लिखा हुआ एनीथिंग लेविड और इम्पोज किसी पर नहीं आप कर सकते हैं कि आप लेविड और इम्पोज करने का मतलब ये हो गया ना कि आप किसी से जबरदस्ती पैसा नहीं ले सकते हैं, ठीक है। किसी के जबरदस्ती ये से वो चीज नहीं हो सकता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं क्या मोदी सरकार चाहेगी तो क्या टैक्स रेट कुछ भी लगा देगी, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि भाई और बहनों रात को आए 8 बजे और बोले कि नहीं 1% मोदी टैक्स लगेगा, क्या ऐसा कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि क्योंकि उनका ये अधिकार नहीं है, ये जी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है कि उन्होंने टैक्स इम्पोज करे, वो टैक्स इम्पोज किया जाता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। अब बोलेंगे सर क्या डायरेक्ट टैक्स लेना, वो तो बहुत पुराना से चलते आ रहा है। अब तक इनकम टैक्स पढ़ोगे तो आप उसमें बेसिक में आपको समझाएंगे कि क्या होता है नहीं होता, तो आप लोग समझिएगा। तो इनकम टैक्स एक्ट ये सब हो गया, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से पावर आता है इनकम लेने का। इनकम टैक्स लेने का पावर कहाँ से आता है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से आता है। उसके अंदर आपको सब बताएंगे, यूनियन लिस्ट होता है, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट में अंदर यूनियन लिस्ट 3 तरह का लिस्ट होता है, शेड्यूल 7 के अंदर आता है यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। तो सबसे पहले क्या होता है, यूनियन लिस्ट के अंदर उन लोगों को पावर दिया गया, पावर को डिवाइड किया गया है शेड्यूल 7 में कि कुछ पावर स्टेट के पास, कुछ पावर सेंटर के पास। ये सिर्फ सेंटर का पावर है, तो सेंटर आपको लेती है कुछ। इसके जीएसटी का बात करें तो स्टेट भी उसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये चीज हो गया, ये सब चीज क्या हो गया, ये सब चीज आगे हम बिल्कुल आपको डिस्कस करने वाले हैं। आपको पेशेंस रखिए, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का बात आया तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बिल्कुल अच्छे से बात करेंगे। तो बात आ गया कॉन्स्टिट्यूशन। आखिर ये कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, कहां से आया है कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये देखिए आप लोग के सामने कॉन्स्टिट्यूशन। हु मेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कौन बनाया है ये कॉन्स्टिट्यूशन? सबसे पहले आप कुछ हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले हिस्ट्री में ले जाते हैं, जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। जब आजाद तो हो गया था, लेकिन उसको भी चलाने के लिए कुछ ना कुछ हमारे पास लॉ नहीं था, क्योंकि सारा ब्रिटिश का लॉ था। तो ब्रिटिश का लॉ तो रख नहीं सकते, वो अपने अकॉर्डिंग आया, ब्रिटिश अपने हिसाब से मौन कर रहा था, मर्जी के हिसाब से कुछ भी लॉ बनाया, उसका तो लॉ रखना नहीं था। तो हम लोग को बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम लोग को अपना एक लॉ होना चाहिए। अपना लॉ होने के लिए उन्होंने अपना लॉ को ड्राफ्ट किया, जो कि भीमराव अंबेडकर को लाया गया 1950 में, उन्होंने लॉ बनकर तैयार हुआ। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन होता है कि हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ, कौन बनाया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ? तो आप लोग क्या बोलेंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ को बनाया है। भीमराव अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ को ड्राफ्ट किया। अब बात करते हैं उन्होंने बनाया, लिखा किसने था? लिखा किसने था? उन्होंने बनाया, सिर्फ बताया, ठीक है। हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन हैंड, हैंड से उन्होंने लिखा था। एक है प्रेम बिहारी जी थे, उन्होंने अपने हाथ से कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा चीज फ्रेम लिखा था। इसलिए ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ठीक है, ये फैक्ट है ना कि आपको ना, फिर भी आप लोग बताएगा तो आप लोग को याद रखना चाहिए कि प्रेम बिहारी जी थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने हैंड से लिखे थे। कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाए थे? भीमराव अंबेडकर बनाए थे। और कॉन्स्टिट्यूशन लिखे कौन थे? प्रेम बिहारी जी लिखे थे अपने हाथ से। ठीक है, एक चीज बताते हैं कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे तो बदले में इन्होंने चार्ज किया था। तो उन्होंने बोला था मैंने चार्ज नहीं लेंगे, इसके बदले में कोई चार्ज नहीं लेंगे। तो बोले क्या कंडीशन है? जितना भी हम कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं उसके नीचे मेरे फादर का नाम होगा। ऐसा कौन बोले थे? प्रेम बिहारी जी। आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन दिखा देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है। ऐसा कौन लिखे थे? प्रेम बिहारी जी। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है सब देखेंगे। ये देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ सब चीज देखेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए सिग्नेचर यहाँ पर लिखा हुआ, कौन आर्ट किया है इसके बारे में। और आपको एक छोटा सा उनका दिख जाएगा यहाँ पर। उन्होंने प्रेम करके यहाँ पर कुछ लिखा था, नहीं देखने के बाद में आप लोग को दिखा देंगे। इसके अंदर नहीं, उन्होंने जितना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था पेज के नीचे उन्होंने अपना फादर का नाम लिखा था। तो उन्होंने यही चाहा था कि हम को इसके बदले में चार्ज नहीं करेंगे, मेरे फादर का नाम होना चाहिए हर पेज के नीचे। मैंने ड्राफ्ट किया था।
तो क्या पढ़ रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है सब बताते हैं। ये बनना कब से स्टार्ट हुआ था, बनना स्टार्ट हुआ था 9 दिसंबर 1946 से, ये बनना स्टार्ट हो गया था। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कब से स्टार्ट हुआ था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना हमारा स्टार्ट हो गया था 9 दिसंबर 1946 से। 9 दिसंबर 1946 से हमारा 19 स्टार्ट कब हुआ था, 1947 में हम लोग आजाद हुआ था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनना कब से स्टार्ट हो गया था, 9 दिसंबर 1946 से। देख रहे आप लोग, समझ रहे हो, मतलब आजाद होने से पहले ही आप लोग लग रहा था कि नहीं हम लोग का आजाद हो ही जाएगा, और कब आजाद होगा ये सब सब पहले से डिसाइड था कि इतनी आजादी सब चीज हुआ। तो ये चीज स्टार्ट हुआ था कब, 9 दिसंबर 1946 को अपना लॉ बनाना स्टार्ट कर दिए थे भीमराव अंबेडकर जी। और ये कंप्लीट कब हो गया, लॉ बन के जब कंप्लीट हो गया 26 नवंबर 1949 को इन्होंने कंप्लीट कर दिया था, लॉ बना के इन्होंने कंप्लीट कर दिया था। यहाँ पे देखिए 26 नवंबर को उन्होंने बना के कंप्लीट कर दिया था। और इसको बनाने में कितना टाइम लग गया था, कितना टाइम लग गया था, 2 साल 11 महीने 18 दिन हम लोग को टोटल टाइम लग गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हम लोग को टाइम लग गया था 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये आप लोग को एक क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग कहीं भी आप लोग जनरल कॉम्पिटिशन करिएगा चाहे कोई भी कीजिएगा तो आप ये सबसे पहले ये कि कौन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखे थे, भीमराव अंबेडकर जी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखे थे। भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर साहब बहुत जाता है उनका जाता है। और लिखे थे कौन सा, फ्रेम इन इंडिया इन हैंड, हैंड से किसने लिखा था, इन्होंने लिखा था प्रेम बिहारी जी। प्रेम बिहारी जी इनका नाम था, जो कि इसके बदले में आपको एक फैक्ट बताएं कि उन्होंने कोई चार्ज नहीं लिया था, बदले में उन्होंने बोला था कि हमारे पिताजी का नाम हर पेज के नीचे होना चाहिए। ये हो गया। तो जिस समय ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्लीट जब कंप्लीट कब हो गया था, 26 नवंबर को ही हो गया था। लेकिन हम लोग को 26 नवंबर को कंप्लीट होने के बावजूद हम लोग को उस समय क्या हुआ था, तुरंत हम लोग को लाया नहीं गया था। कब लाया गया हम लोग को, 26 जनवरी 1950 में हम लोग को लाया गया। 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम लोग जिसको 26 जनवरी के नाम से रिपब्लिक डे के नाम से मनाते हैं, वो इसीलिए क्योंकि उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करके बन गया था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो गया। जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय टोटल हमारे पास 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट और 8 शेड्यूल था, जो कि अब हमारे पास कितना बच गया, कितना हो गया, 448 आर्टिकल्स है टोटल। हमारे पास कितना आर्टिकल है, 448 आर्टिकल्स है, 48 आर्टिकल है, 25 पार्ट है, 12 शेड्यूल है। इसके बारे में बात करते हैं, जैसे कि एक आर्टिकल, एक चीज के बारे में लिखा गया, आर्टिकल नंबर इतना, आर्टिकल नंबर इतना इतना, टोटल इतना आर्टिकल में कितना आर्टिकल्स में लिखा गया था, 395 आर्टिकल्स में लिखा गया था, जो कि 22 पार्ट था। 22 पार्ट करने का मतलब क्या, जैसे कि आप लोग देखे होंगे, आप लोग अकाउंट्स का बुक है तो बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है, मैथ का बुक बहुत मोटा हो जाता है, उसको क्या करता है, वॉल्यूम में बांट देता, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ताकि उसको समझने में आसानी हो, खोजने में आसानी हो। उसी तरह से क्या हुआ, आर्टिकल को भी टोटल 22 पार्ट में बांटा गया। और आज शेड्यूल, अब ये शेड्यूल क्या होता है, शेड्यूल के बारे में बात करें, बेसिकली टेबल होता है विच कंटेन द एडिशनल डिटेल्स इज नॉट मेंशन इन द आर्टिकल। मतलब देखिए कुछ चीज क्या होता है, एडिशनल डिटेल भी होता है जो कि मेंशन नहीं होता है हमारे आर्टिकल के अंदर, वो कहाँ मेंशन किया जाता है, वो हमारा शेड्यूल के अंदर मेंशन किया जाता है। जैसे कि दिन पर दिन चेंजिंग आ रहा है, कितना आर्टिकल को अति करके वो कितना उसमें आर्टिकल में चेंज कर सकता है, कितना ऐड कर सकता है, आर्टिकल में नहीं ऐड कर सकता। उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, एक शेड्यूल बनाया कि आर्टिकल नंबर 238 शेड्यूल इतना, शेड्यूल इतना, शेड्यूल 7, शेड्यूल 8, शेड्यूल 10, बहुत तरह के शेड्यूल अब देते पॉइंट बना के उन्होंने सजा दिया। ऐसा बोल सकते हैं एक तरह का टेबल है जो कि कंटेन करता है एडिशनल, जो भी आर्टिकल का एडिशनल जो मेंशन होता है, जो डिटेल, जो कि कहाँ शेड्यूल के अंदर मेंशन किया जाता है। पार्ट क्या हो गया, अलग अलग पार्ट में बांटा गया है कि 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, वैसे करके कितना 22 पार्ट जब बनाया गया था, तब 22 पार्ट कब थे, जब बनाया गया था, तब आर्टिकल जब बनाया गया था उस समय 22 पार्ट थे और 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल थे। लेकिन अब बदल के उन्होंने कर दिया, बदल के धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते दिन पर दिन बढ़ रहा है ना, लॉ बन रहा है, बढ़ रहा है, आर्टिकल्स को धीरे धीरे बढ़ाते गए और 448 आर्टिकल्स बच है, 25 पार्ट है और 12 शेड्यूल है। इसको बोला जाता है वर्ल्ड का सबसे लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा ये, क्योंकि लेंदी इसलिए है
क्योंकि इतना लेंदी किसी का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जितना लेंदी हम लोग का, क्योंकि इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना एक अपने आप में बहुत बड़ा एक चैलेंज था, जो कि भीमराव अंबेडकर जी ने इसको पूरा करके दिखाया। और हमारे आप लोग देखते हैं ये कितने अच्छे से ड्राफ्ट किया गया ये कॉन्स्टिट्यूशन। एक पावर हमारा, आगे पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वह क्या क्या लेवल का दिमाग लगाया गया। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये दिख रहा होगा आप लोग को कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर देखिए ठीक है, पहले ये पढ़ा देते उसके बाद वो ऊपर वाला फिर देखेंगे। ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज होता है, मेनली 3 चीज होता है। पहला प्रियम्बल, दूसरा होता है फंडामेंटल राइट, तीसरा होता है डीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज। ये क्या होता है, प्रीमंबल में हम लोग को लिखा जाता है उसके आइडिया और एस्पायरेंट को लेकर लिखा जाता है, क्या चीज होना चाहिए, क्या चीज ऐसा वो लोग सोचते हैं, बस वो चीज कहाँ लिखा हुआ होता है, प्रीमंबल में लिखा होता है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो कहाँ लिखा हुआ है, वो प्रीएम्बल में वो लिखा हुआ है। प्रीएम्बल के बाद आता है फंडामेंटल राइट। आप लोग को पता है हम लोग को कितना फंडामेंटल राइट है, किसी को पता है फंडामेंटल राइट हमारे कितने फंडामेंटल राइट है? तो ये फंडामेंटल राइट के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल, पहला तो प्रीएम्बल लिखा हुआ है, दूसरा में फंडामेंटल राइट। टोटल हम लोग को देखें, यहाँ पर देखिए टोटल हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स है। 6 फंडामेंटल राइट्स में सबसे पहले राइट टू इक्वलिटी, सबसे पहले सबको इक्वलिटी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेल को कम मिल रहा है, फीमेल को ज्यादा मिल रहा है, फीमेल को कम मिल रहा है, फीमेल। राइट टू फ्रीडम, सबको फ्रीडम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सबको पास फ्रीडम होना चाहिए। और राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन करने के अगेंस्ट कोई लिया जाए तो उसके इसके लिए आपके पास राइट है। राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन, रिलीजन के लिए यहाँ पर आप लोग कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, इसके लिए कोई नहीं है, आप मंदिर जा सकते हैं, मस्जिद भी जा सकते हैं, गुरुद्वारा भी जा सकते हैं, कोई आपको रोक टोक नहीं करेगा। कल्चर और एजुकेशन राइट, कल्चर के लिए आपके पास बहुत सारा राइट है, आप कोई भी कल्चर को फॉलो कर सकते हैं। आप एजुकेशन लेने का आपके पास फंडामेंटल राइट है, ऐसा बोला जाता है ना, फंडामेंटल राइट। राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और भी कुछ तरह का रेमेडीज है जिसके अंदर इसके अंदर रेमेडीज के अंदर आ जाता है, जैसे कि राइट ऑफ मैरिज हो गया, है ना। तो ये सब चीज कहाँ लिखा हुआ है, ये सब रेमेडीज, ये सब राइट टू इसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रेमेडीज है, उसके अंदर लोग लिखा हुआ। तो हम लोग बोला जाता है 6 फंडामेंटल राइट। यदि आपके ये 6 फंडामेंटल राइट आपको वायलेंस होता है तो उसके अंदर क्या होता है, जस्टिसेबल है। जस्टिसेबल करने मतलब इसके अंदर आपको जस्टिस मिल सकता है। जस्टिस करने का मतलब आपको मान लीजिए कोई आपको एजुकेशन लेने का मन नहीं, एजुकेशन के लिए आप है, एजुकेशन मतलब आप पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन आपको कुछ पढ़ने नहीं दे रहा है, तो आपके पास क्या है, फंडामेंटल राइट है, आप सबसे लड़ सकते हैं कि हमको पढ़ाई करना है, तो वो हो गया हमारा जस्टिसेबल। ऐसे आप करेंगे, ये आर्टिकल्स नंबर 2 to 6 और आर्टिकल नंबर 32 पार्ट 3 के अंदर ये चीज आपको बिल्कुल एक्सप्लेन है। ये चीज आप कहाँ पे फंडामेंटल राइट कहाँ एक्सप्लेन है, अंदर आर्टिकल 2 to 6 एंड आर्टिकल 32 पार्ट 3 के अंदर आपको एक्सप्लेन आपको मिल जाएगा। राइट टू मैरिज, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वलिटी, ये सब क्या है ना, इक्वलिटी रहना, ये सब चीज का हमारे फंडामेंटल राइट है। ऐसा आपके साथ वायलेंस होता है, फंडामेंटल राइट का आपके साथ जाकर रिट पिटीशन आप फाइल कर सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं भी आपके लिए, इसके लिए आपको जस्टिस मिलेगा। आपको ऐसा चीज आपको होना चाहिए, वो हमारे लिए फंडामेंटल राइट हो गया। ये चीज जो भी पॉलिसीज हम लोग को बनाया जाता है, फंडामेंटल राइट 3 चीज को देख करके हमारा पॉलिसीज कोई भी ड्राफ्ट होता है। सबसे पहले प्रीएम्बल देखा जाता है, दूसरा फंडामेंटल राइट दिखा जाता है, तीसरा डीपीएसपी को फॉलो किया जाता है। डीपीएसपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, जिसको बोलते हैं डीपीएसपी, जो कि हम लोग का पॉलिसी जो भी ड्राफ्ट किया जाता है, जैसे कि डीपीएसपी में से बात किया जाता है इक्वल पे एंड इक्वल वर्क, ठीक है। तो क्या जरूरी है क्या इक्वल पे एंड इक्वल वर्क, जैसे कि आप लोग डीपीएसपी का बात करें, पॉलिटिशियन लोग जो होते हैं बहुत सारे, आप लोग इलेक्शन के आने से पहले बहुत सारे आप लोग को वादे करते हैं, जैसे मोदी जी, भाइयों और बहनों, हम युवाओं को रोजगार देंगे, सबके घर में पानी देंगे, सबको फ्री वाईफाई देंगे, सबको फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे, हम डिजिटल इंडिया से जोड़ेंगे, हम यहां से यहां तक क्या
रोड बनाएंगे, डैम बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत चीज मोदी जी बोलते हैं। क्या मोदी जी करें नहीं करेंगे तो क्या आप रिट पिटीशन फाइल कर देंगे क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके कि मोदी जी ने बोला था भाइयों और बहनों सबको हम रोजगार देंगे, सबको फ्री एजुकेशन देंगे, फ्री हेल्थ फैसिलिटी पहुंचाएंगे, और मोदी जी ने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो आप इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं क्या आप सुप्रीम कोर्ट में जाके, हाई कोर्ट में, इस मोदी जी ने बोला था और किया नहीं, नहीं इसके लिए आप नहीं कर सकते। यदि आपके साथ फंडामेंटल राइट के साथ आपके साथ वायलेंस हुआ तो आप रिट पिटीशन फाइल कीजिए, आपके साथ जस्टिस भी मिलेगा। लेकिन आप डीपीएसपी के आपको फॉलो नहीं किया गया है, पॉलिसी कोई बनाया गया जो कि डीपीएसपी को फॉलो नहीं किया गया, फिर भी आप इसके लिए क्या कर सकते? कोई आवाज नहीं उठा सकते। क्यों आवाज नहीं उठा सकते? क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो स्टेट पॉलिसी जो बनाया जाता है वो उसके लिए नॉन जस्टिसेबल होता है, इसके लिए आपको कोई जस्टिस नहीं मिल सकता, इसके लिए आप बोल भी नहीं सकते हैं। लेकिन आपके साथ ये चीज, आपके साथ यदि फंडामेंटल राइट के साथ वायलेंस होता है, आप बिल्कुल आवाज खोल के बोलिए, आपको क्या मिलेगा? आपको इसके लिए आपको जस्टिस मिलेगा, इसके अंदर आपको सुना जाएगा। ये डीपीएसपी के बारे में कहां लिखा गया? नॉन जस्टिसेबल डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में पार्ट 4 के अंदर लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसके डीपीएसपी का पॉलिसी जो भी बनाया जाता है, 3 चीज को पॉलिसी है। यदि पॉलिसी में आपका प्रीअम्बल तो फिक्स है कि वो रहेगा ही रहेगा। दूसरा फंडामेंटल राइट के बारे में बात किया गया है कि आपको राइट टू एजुकेशन, राइट टू मैरिज, राइट टू इक्वालिटी, ये सब होना चाहिए तो होना चाहिए तो होना चाहिए। इसको चीज यदि फॉलो कर नहीं किया गया, कोई पॉलिसी ऐसा बना दिया कि यदि लड़का रहेगा तो आपको इतना मिलेगा, लड़की रहेगी तो आपको इतना पे मिलेगा, तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट के साथ आपका वायलेंस हो गया। इक्वल राइट टू इक्वल पे, ये सब चीज नहीं हो रहा, तो आप इसके लिए आप लड़ सकते हैं कि आप लड़की को इतना क्यों वैल्यूज दिए, लड़का को क्यों दिया, इसके लिए आप लड़ सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट है। ठीक है, लेकिन आपके साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये भाइयों और बहनों, आपने बोला कि रोजगार देंगे, रोजगार नहीं मिला, लेकिन आप इसके लिए कोई आपको जस्टिस नहीं मिल सकता। तो एक जस्टिसेबल होता है, एक नॉन जस्टिसेबल होता है। आप लोग को आई होप ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या होता है, ये पॉलिसीज बनाया जाता है तो क्या क्या चीज को देख के फॉलो किया जाता है। सबसे पहले फंडामेंटल राइट के साथ और डीपीएसपी को भी देख के फॉलो किया जाता है। कोई भी स्टेट पॉलिसी, सेंटर पॉलिसी, कोई भी पॉलिसीज को बनाया जाता है, ये सब चीज देख के बनाया जाता है। कोई भी पॉलिसीज बना जिसके अंदर आपको लगता है कि फंडामेंटल राइट को यहाँ पर वायलेंस हुआ है, ये फंडामेंटल राइट को देख के नहीं बनाया गया, तो आप जाइए और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आपके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी यहाँ खटखटा सकते हैं, बोल सकते हैं कि यहाँ पर फंडामेंटल राइट को फॉलो नहीं हुआ। लेकिन आप जहां पर देखेंगे डीपीएसपी को फॉलो नहीं किया गया, तो कोर्ट आपके लिए इसमें नहीं बोल सकता है, आप पिटीशन फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि वो अंदर डीपीएसपी में आता है। आई होप ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ये आर्टिकल नंबर 2 to 6 में लिखा गया है और आर्टिकल नंबर 32 में लिखा गया है। ये पार्ट 4 में लिखा गया है, पार्ट 3 में लिखा गया। अब देखिए फंडामेंटल राइट के अंदर क्या क्या आता है। देखिए फंडामेंटल राइट में देखिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, ये क्या चीज के साथ डील करता है? ये डील करता है स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया में बहुत सारे स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे कि देख लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, अलग अलग स्ट्रक्चर बनाया गया गवर्नमेंट के अंदर। स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर के लिए सेंटर गवर्नमेंट, उसके ऊपर प्रेसिडेंट, ठीक है, ये सब चीज बनाया गया। फाइनेंस को लेकर के फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन को लेकर एजुकेशन मिनिस्टर, सबको चलाने के लिए होम मिनिस्टर। तो इतना सारा मिनिस्टर क्या है, एक स्ट्रक्चर को बनाया गया ताकि स्टेट कैसे चलाए और स्टेट कैसे चलाया जाए, सेंटर में लोग है वो पूरा देश कैसे चलाएंगे। इसी स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट हुआ कि इस तरह से फॉलो किया जाएगा। एमएलए हो गया, एमपी हो गया, ये सब चीज ये होता है ना, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है हमारे देश के अंदर। लेकिन आप लोग बहुत जगह जाएंगे, बहुत सारे कंट्री के अंदर ये सब चीज स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, ओनली एक सरकार वो ऊपर जैसे बोलेगा वही सबको फॉलो करना लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बिहार में है तो नीतीश कुमार को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो हर देश के, ये यूपी में चल जाइए तो योगी को फॉलो कर रहे हैं। अब कोलकाता चल जाइएगा तो किसको फॉलो कर रहे हैं? कौन दीदी, नाम उनका याद नहीं आ रहा, ममता बनर्जी को फॉलो कर रहे हैं। तो हर जगह का ये होता है ना, अपना अपना अलग अलग होता है, स्टेट पॉलिसीज को हम सब फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे बिहार में दारू बंद करते हैं, गुजरात में दारू बंद करते हैं, ठीक है, वहां का गवर्नमेंट चाह रही है ना, तो वो स्टेट पॉलिसीज का बात हो गया। अब सेंटर पॉलिसीज बोल रही है कि नहीं, सेंटर की तरफ से मोदी जी यदि बोल देंगे कि आपको 500 1000 का नोट बंद हो रहा है तो सब जगह ऑल ओवर इंडिया में बंद होगा, चाहे उसको माने स्टेट माने या ना माने, उससे फर्क नहीं पड़ता है। सेंटर बोल दिया उसको फॉलो करना पड़ेगा। यदि नीतीश कुमार बोल दिया दारू बंद तो बिहार में दारू बंद, ना कि यूपी में क्या है, ये कि बाउंड्री के अंदर है। स्टेट पॉलिसी हो गया, वो सेंटर पॉलिसी हो गया, वो कि हमारा स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऐसा डिजाइन किया गया सबको जमीन। राइट टू सिटीजन ऑफ द अदर पर्सन, सबको सिटीजन मिलना चाहिए, सबको पास सिटीजन होना चाहिए। राइट टू सिटीजन ऑफ अदर पर्सन, सबको मिलना चाहिए अदर पर्सन।
डीपीएसपी को, जैसे डीपीएसपी का बात करें, कुछ गाइडलाइन एप्लीकेबल ऑन द गवर्नमेंट, ये ओनली एप्लीकेबल किस पर होता है? डीपीएसपी को एप्लीकेबल किस पर होता है? गवर्नमेंट है, ना कि कॉमन पीपल पर। राइट टू, हम लोग राइट टू सिटीजन एंड अदर पर्सन, जैसे कि हम लोग का फंडामेंटल राइट है, उसके अंदर राइट हम लोग को बहुत चीज आता है। सिटीजनशिप का हमारे पास, सिटीजनशिप का हम लोग का राइट है, हमारे सिटीजन है, हम लोग को इतना चीज राइट है। गाइडलाइन ऑफ द इट इज द ओनली एप्लीकेबल ऑन गवर्नमेंट, ये सिर्फ एप्लीकेबल किस पर होता है? गवर्नमेंट पर एप्लीकेबल होता है। ये गाइडलाइन किसके लिए होता है? डीपीएसपी का सिर्फ गवर्नमेंट के लिए, ना कि कॉमन पीपल के लिए। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। कॉन्स्टिट्यूशन जो भी बनाया जाता है, तीन चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या चीज होता है? कोई भी पॉलिसी को ड्राफ्ट किया जाता है, तीन चीज को, सबसे पहले प्रीएम्बल है, मेरा ये पेंडिंग है। प्रीएम्बल क्या होता है वो चीज डिटेल में बिल्कुल देखने वाले। प्रीएम्बल में क्या होता है? आइडिया और इंस्पायरेंट को अपने देखते हुए अपने को लिखा गया प्रीएम्बल में, ये चीज फॉलो होना चाहिए। कोई भी पॉलिसीज को फॉलो करने, फंडामेंटल राइट को फॉलो किया जाता है या फिर डीपीएसपी को, दोनों चीज को देखा जाता है। ये फंडामेंटल राइट के साथ आपके साथ वायलेंस होता है तो आप उसके साथ रेट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी के साथ आपको फॉलो नहीं किया जाता, आप उसके साथ रेट पिटीशन फाइल नहीं कर सकते। ये हम लोग देख लिए क्या क्या के साथ डील करता है। स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट से राइट ऑफ सिटीजन का डीपीएसपी के साथ डील करता है। तीन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट होता है। तीन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन होता है? सबसे पहले लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और तीसरा होता है जुडिशरी। देखिए लेजिस्लेटिव वो होता है जो कि लॉ को बनाता है। लॉ को बनाता कौन है, कैसे बनता है, हम आगे सब देखेंगे। जैसे कि पार्लियामेंट हो गया, लोकसभा, राज्यसभा, है ना, ये सब चीज हो गया लेजिस्लेटिव। इसके अंदर लॉ को बनाया जाता है। लॉ को बनाया जाता है, जैसे कि लॉ कुछ भी बना दिया, जैसे कि इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट की बात करते हैं। इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट में बना दिया कि हम लोग को क्या बोलेगा, इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट में बना दिया कि हम लोग को ये सब चीज होना चाहिए। आप रोड पर चलेंगे तो आपके साथ हेलमेट होना चाहिए, ठीक है, ये सब चीज होना चाहिए। वो चीज कौन कौन बनाया? वो चीज आपको लिखा गया है मोटर व्हीकल एक्ट में। वो लेजिस्लेटिव जो कि लॉ को बना दिया। लॉ को बना तो दिया है, तो लॉ को बनाने के बाद उसके साथ चलाने वाला भी तो होना चाहिए। लॉ बनाया जाता है जो, ठीक है, चलाने वाला भी होता है, होना चाहिए, जो कि होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, जो कि हमारे लॉ को चलाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव चलाता है, जैसे इसके अंदर बहुत सारे पावर को डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली कौन, जैसे कि आप लोग देखिए इनकम टैक्स का बात करें। इनकम टैक्स के अंदर क्या हो रहा था? इनकम लेने का पावर, इनकम टैक्स लेने का पावर किसने दिया था? कॉन्स्टिट्यूशन से आया था। वो लॉ तो बनाया कॉन्स्टिट्यूशन में जाके, लेकिन उसको चलाने का अधिकार कौन दे रहा है? यदि कोई पुलिस है, कोई एओ ऑफिसर है, असेसिंग ऑफिसर है, घर में आकर पूरा तोड़ फोड़ कर दिया, पूरा सब कुछ तोड़ दिया, इधर उधर टीवी भी फोड़ दिया, ये सब है ना, डिस्प्ले सब चीज तोड़ दिया, इसके अंदर से देख रहा कहाँ पैसा है। तो ये सब चीज पावर कहाँ से आया, कहाँ को आया है पावर? ये पावर आया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से। ये इसको पावर दिया कॉन्स्टिट्यूशन, या तो डायरेक्टली दे चाहे इनडायरेक्टली दे, बोल के दे कि जाओ उसके घर में तोड़ो, या फिर नहीं बोलेगा फिर भी जाएगा, क्योंकि इनडायरेक्टली, डायरेक्टली कैसे दिया, लेकिन वो पावर दिया गया एक असेसिंग ऑफिसर को, जो कि इनकम टैक्स ऑफिसर। ताकि ये पावर कहां से आया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। किसके लिए? हम लोग के लिए, हम लोग के पीपल के लिए। डिजायर इज पावर इन द फॉर्म, डिजायर डिराइव इन द पावर इन द फॉर्म। जैसे कि पुलिस के पास क्या है? किसी को भी पकड़ के जेल के अंदर बंद कर सकता है। वो पावर कहां से है? कॉन्स्टिट्यूशन से है। उसके अंदर वो पावर कॉन्स्टिट्यूशन दिया। पुलिस आपको पकड़ लेती है, एक थाप आप मार देते हो, अब वो एक थाप मारता, आप दो थाप उसको मार देते हो, तो आप पर ज्यादा क्योंकि आपके पास वैसा कॉन्स्टिट्यूशन पावर नहीं दिया कि आप पुलिस पर हाथ उठाओ। लेकिन आप वो हाथ पर हाथ उठाए तो आप पे नहीं कुछ क्लेम कर सकते, उसने हमको मारा, क्यों? पुलिस है, उसके पास पावर दिया गया। अब चोर है, चोर को मारना है, उसको कुछ गलत कर रहा है तो उसको पीटना है, ये चीज पावर दिया गया है। लेकिन आप पीट दोगे, आपके पास पावर नहीं है, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से पावर नहीं हुआ। तो आज के बाद आप लोग ध्यान रखना, कोई भी पुलिस हो गया, किसी के पास इतना पावर है, पावरफुल आदमी के पास आप, और मतलब पावर करने का मतलब क्या? ताकत में पावर नहीं होता, वो चीज उसके वर्दी पर पावर दिया जाता है। पुलिस हो गया, उसकी क्या है कि उसके ड्रेस पर है पावर, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से पावर दिया गया है। तो ये पावर देखिए, ये पावर का गलत इस्तेमाल भी होता है, कुछ अच्छा इस्तेमाल भी होता है। तो ये पावर आप गलत इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। आपके पास तो पावर है नहीं ये चीज को, किसी को पुलिस को मारने का, लेकिन आप उसको मारते हैं तो आप पर डबल कार्रवाई हो जाएगा। तो यही चीज हो गया कि पावर, लॉ तो बना दिया, लेकिन लॉ चलाने का कौन है? पुलिस चलाएगा। और फिर यदि लॉ के साथ कुछ छेड़छाड़ होता है, जस्टिस करने के लिए कौन है? कोर्ट बैठा हुआ, पुलिस बैठा हुआ, ठीक है। एक तो होता है लॉ बनाने वाला, एक तो होता है लॉ को चलाने वाला, तीसरा होता है लॉ नहीं चलेगा तो उसके अंदर क्या क्या होगा, क्या क्या सजा है। यदि आप मोटर व्हीकल एक्ट, आप जैसे ही आप तोड़ोगे सिग्नल, 1000 रुपया फाइन, हेलमेट लेकर नहीं चलोगे 1000 रुपया फाइन। ये सब चीज कहाँ ड्राफ्ट किया? मोटर व्हीकल एक्ट में ना, जस्टिस के अंदर हो गया वो चीज। ये चीज हमारा क्या हो गया?
तीन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, ये हमारा ऑर्गन हो गया गवर्नमेंट का, क्या क्या ऑर्गन है, कैसे गवर्नमेंट डील करती है। आज का ये आपको आज बिल्कुल समझ में आ गया होगा क्या है कैसे है। उसके बाद फिर प्रियम्बल के बारे में हम बात करेंगे। एक बार फिर से हम चाहेंगे समराइज कर देना, एक बार चीज को हम समराइज करना चाहेंगे, क्या क्या आज हमने पढ़ाया और उसके बारे में समराइज करना है। देख लीजिए हम लोग क्या पढ़े थे। सबसे पहले बेसिक पढ़े थे, ये हम लोग बेसिक में आए थे। सबसे पहले बेसिक में हम लोग क्या जाने थे, लॉ होता क्या है। लॉ को हम लोग जानने के लिए चार तरह का था सेट ऑफ रेगुलेशन। सबसे पहले कौन व्हाट क्या है, सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन कौन फ्रेम करता है, गवर्नमेंट फ्रेम करता है। किसके लिए फ्रेम करता है, कॉमन पीपल के लिए। और किस लिए, वाई फ्रेम क्यों किया जाता है, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सबको जस्टिस मिल सके। ये चार पिलर पर हमारा लॉ को खड़ा है। जब ये चार लॉ समझ लिया उसके बाद हिस्ट्री ऑफ लॉ में चले थे। हिस्ट्री ऑफ लॉ कहां से आता है, इंडियन लॉ कहां से इंस्पायर है, इंग्लैंड के लॉ से। इंग्लैंड लॉ कहां से ऑटोमेटिक क्या है, रोमन लॉ से इंस्पायर है। तो ये वाला आया यहां से और ये गया यहां से। तो एक ऐसा बोल सकते हैं ये ऑटोमेटिक हो जाएगा कि रोमन लॉ के जैसा ही सेम लॉ है हमारा इंडियन लॉ। ऐसा ही बोल सकते हैं ना, ये बोल सकते हैं, समझिए। जैसा कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये इससे है, ये इससे कॉपी इंस्पायर है, ठीक है। और इंग्लैंड से हम लोग इंस्पायर हो गए, तो ऐसा बोल सकते हैं सेम टू सेम रोमन लॉ जैसा है वैसा इंडियन लॉ हो सकता है। ये चीज हो गया। एग्जांपल भी देखनी है, ठीक है। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये वाला एग्जांपल। वाई लॉ इमेज, क्यों लॉ को बनाया जाता है, लॉ क्यों बनाया जाता है ये देखेंगे। सबसे पहले लॉ इज मेड फॉर प्रिपरेशन, ऐसे ही नहीं बनाया दिया जाता, उसके पीछे कुछ हिस्ट्री होता है जिसकी वजह से हम लोग को लॉ को बनाया जाता है। हिस्ट्री क्या क्या है, जैसे कि कॉन्सिक्वेंसेस, कुछ कुछ हिस्ट्री आप लोग को एग्जांपल दिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, सिचुएशन, द सिचुएशन जैसा बोलेगा, सिचुएशन डिमांड ऑफ द लॉ, जैसा सिचुएशन डिमांड करेगा वैसा हम लोग को लॉ बनेगा। फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे सबसे पहले क्या होगा, मोटर व्हीकल एक्ट कर दिए, फिर भोपाल गैस ट्रेजरी के एग्जांपल दिए, फिर डॉरी सिस्टम कर दिए, फिर ट्रेजम कर दिए। ये सब चीज आपको बिल्कुल समझाएंगे। टाइप्स ऑफ लॉ, कितने तरह का लॉ होते हैं, तो सबसे पहले क्रिमिनल लॉ जो कि क्रिमिनल के थ्रू आपको करता है। दूसरा होता है सिविल लॉ जो कि हम लोग को नॉर्मल डेज में होता है, जैसे कि दहेज लेना हो गया, शादी करना हो गया। कॉमन लॉ हो गया जो कि हम लोग रोजमर्रा जिंदगी में हम लोग उसको यूज करते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया, वो सब रोजमर्रा जिंदगी में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, रोज की जिंदगी में आप लोग यूज कर रहे हैं ना, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ। एक हो गया कॉन्स्टिट्यूशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से पावर दिया जाता है, जैसे कि इसमें हो गया इनकम टैक्स एक्ट। ये हो गया क्रिमिनल है जिसके अंदर आईपीसी होता है। आईपीसी मतलब इंडियन पिनल कोड, ये ऑल ओवर इंडिया पे लगता है। हाँ जी, ये पूरा ऑल ओवर इंडिया पर है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, बिल्कुल इंक्लूडिंग है जम्मू एंड कश्मीर। क्या 370 के पहले होता था, नहीं, 370 के पहले जम्मू एंड कश्मीर पे कौन सा लगता था, रणबीर पिनल कोड एक्ट लगता था, रणबीर पिनल कोड लगता था। इसके अंदर मर्डर हो गया, यदि आपके साथ कुछ क्रिमिनल लॉ के अंदर मर्डर हो गया, किडनैपिंग हो गया, ये सब चीज आ गया। और सिविल लॉ के अंदर ये हो गया कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे कि रिलेशन बिटवीन, जैसे कि आपको घर में हस्बैंड वाइफ का जैसे कि हो गया बीच का लड़ाई या फिर दोनों का डिवोर्स लेना है, चाहे तो शादी करना, तो ये सब चीज के लिए अलग अलग लॉ बनाया गया। जैसे कि हिंदू के लिए हिंदू लॉ है, हिंदू के लिए अपना हिंदू लॉ दिया गया है, मुस्लिम के लिए मुस्लिम लॉ दिया गया है। 3 तलाक क्या हिंदू में एप्लीकेबल है, बिल्कुल नहीं। यदि मुस्लिम है तो उसके साथ भी एप्लीकेबल हो जाएगा। कि हिंदू में क्या क्या शादी करना, शादी कैसे कर सकते, कबूल है कबूल है कबूल है बोल के हम शादी कर सकते क्या, नहीं। उसके लिए क्या होना चाहिए, रिंगा रिंगा रोजे जो वाला होता है, जो 7 फेरे लेते हैं, वैसा काम करना पड़ेगा, उसके साथ वैसा खेल खेलना पड़ेगा। और क्या क्या होता है, वो सिंदूर लगाना और मंगलसूत्र पहनाना। तभी हिंदू लॉ में ऐसा लिखा गया, जब आप ऐसा करोगे पूरा सोसाइटी के सामने, चार लोग सोसाइटी के सामने आप लोग देखिएगा, तो आप वो हो सकेगा, क्या हो जाएगा, पति पत्नी आप लोग कर लाओगे। लोग देखियो ना क्या क्या करते थे, आग के किनारे किनारे रिंगा रिंगा रोडेज खेलते हैं 7 टाइम, और फिर सिंदूर लगाते हैं, और फिर पंडित जी बोलते हैं तुम आज से पति पत्नी हो। तो वही हो गया, हिंदू लॉ में लिखा गया कि ऐसा चीज होगा तो आपको शादी हो जाएगा। मुस्लिम लॉ में क्या होता है, एक पर्दा रहता है, उसके अंदर बोलता है कबूल है कबूल है कबूल है, 3 बार बोल देते हैं तो वो क्या होता है, शादी हो जाता है। ये कहाँ लिखा हुआ है, मुस्लिम लॉ में लिखा गया। हिंदू लॉ में क्या लिखा गया, वैसा काम करेगा तो मुस्लिम लॉ का हिंदू लॉ बनेगा। कॉमन लॉ के अंदर हमारे रोजमर्रा जिंदगी में कॉमन लॉ हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आप फोन लेने गए, आप ये फोन लेने गए, फोन दिए, उसके बदले में पैसा लिए, तो पैसा लिए फोन दिए, तो क्या हो गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की आप और दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है।
ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वैसा लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से हम लोग को मिलता है। जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट हो गया। इनकम टैक्स एक्ट क्या हो गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से ये पावर आ गया कि हम लोग को टैक्स लेना। अब बात किया था कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात किया था कौन लिखे थे, भीमराव अम्बेडकर जी ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। और किस लिए, हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन इन हैंड से किसने दिया, प्रेम बिहारी जी। उन्होंने बदले में क्या पैसा लिया था, नहीं, उन्होंने क्या बोला था, बदले में जितना भी पेज होगा उसके बदले में हमारे जितना भी, जैसे हमारे पिताजी का नाम लिखा हुआ वहां पर देखिएगा प्रेम नाम से सारा कुछ लिखा हुआ। स्टार्टेड बनना कब से स्टार्ट हो गया था, ये स्टार्टेड हो गया था 9 दिसंबर 1946 से ही बनना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा स्टार्ट हो गया था। कब कंप्लीट हुआ था, 26 नवंबर 1949 को ये कंप्लीट बनकर हो गया था। लेकिन लागू किया गया था उस दिन क्या, नहीं, लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 का। टोटल कितना बनने में टाइम लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में हम लोग को टाइम लग गया था। जिसमें बन के आया था, तो क्या इसके पास कितने आर्टिकल थे, 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल थे। लेकिन बदलते बदलते और ऐड होते होते हम लोग का क्या हो गया, 448 आर्टिकल्स हो गए, 25 पार्ट में बट गया और 12 शेड्यूल हो गए। हम लोग को बोला जाता है वर्ल्ड के सबसे क्या है, लेंदीस्ट, मतलब लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का इंडिया का है, जो कि सब जगह से इंस्पायर होकर बना हुआ है। शेड्यूल क्या होता है, आर्टिकल तो बता दिया, आर्टिकल जो बना उसके अंदर क्या होता है, अलग अलग तरह से पार्ट हो गया, शेड्यूल वो हो गया। बेसिकली टेबल कंटेंट इन द एडिशनल डिटेल इज नॉट मेंशन इन आर्टिकल। आर्टिकल में जो कि एडिशनल चीज वो मेंशन नहीं है, वो कहां मेंशन होगा, शेड्यूल के अंदर मेंशन होगा। आप लोग देखेंगे शेड्यूल 7 के अंदर आप लोग ये चीज डिस्क्राइब है, शेड्यूल 11 में ये चीज है। तो वो चीज यहाँ पर क्यों सुनते हैं, क्योंकि वो सब सुना हुआ है वहां पर, लेकिन यहाँ पर जाके एक्सप्लेन किया गया। ये चीज हो गया, ये हो गया हमारा शेड्यूल। इस शेड्यूल के बाद हम लोग को होने के बाद हम लोग थोड़ा सा हम आगे बढ़े थे, और क्या क्या बढ़े थे, हमारा शेड्यूल होने के बाद हम लोग को क्या पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होता है, प्रियम्बल होता है ना, ये चीज हो गया था। हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रियम्बल होता है, फंडामेंटल कोई भी राइट होता है कि इस चीज को देखा जाता है। प्रियम्बल में सबसे पहले देखा जाता है कि क्या चीज है, वो क्या क्या चीज इसमें होगा। प्रियम्बल में इसमें बात नहीं की, अगला लेक्चर में बात करेंगे। फंडामेंटल राइट क्या क्या होता है, वो चीज हम लोग देखते हैं। 6 फंडामेंटल राइट होता है। प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के अंदर क्या जस्टिस मिल सकता है, बिल्कुल नहीं मिल सकता। लेकिन फंडामेंटल वायलेंस को आपको जस्टिस मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इट डील विद स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, राइट ऑफ सिटीजन और डीपीएसपी को चीज को फॉलो। 3 चीज होता है, सबसे पहले लॉ को बनाने वाला, दूसरा चलाने वाला, तीसरा को लॉ बनाने वाला। लॉ को चलाने वाला नहीं चल रहा है तो उसके साथ कैसा जस्टिस होगा, ये चीज देखेंगे। ये सब चीज हुआ हमारा लेक्चर आज के लिए यहीं पर खत्म करते हैं। और अगला वाला लेक्चर में ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम देखेंगे कि क्या इसके अंदर लिखा हुआ, एक तो बात के बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए आप लोग देखते रहे, आप लोग हमारे चैनल को पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और फिर से बोलना चाहेंगे यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।